गौ माता मित्रों, मैं नारायण भाई उसरा, गुजरात राजकोट से। आज मैं अपना सोया और गौवंश के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। और ख़ास आपसे अनुरोध है, आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पे प्राकृतिक कृषि और देसी गौवंश के अलग अलग टॉपिक पे बात की जाती है। जो किसी को बड़े ब्रीडर ने बताया हो या न बताया हो, लेकिन हम बता रहे हो, क्योंकि आप अपने गौवंश और अपनी गौशाला का खुद डॉक्टर बनिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उसकी वजह से हमारी गौशाला में कोई भी आर्थिक नुकसान न झेलनी पड़े और हमारी गौवंश संपूर्ण प्रकार से तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे और उनमें कहीं छोटी छोटी समस्या जो बड़ा रूप ले लेती है वो भविष्य में रूप ना ले। उसकी वजह से हम अलग अलग टॉपिक के माध्यम से देसी गौवंश और हमारे जो नंदी महाराज कैसे पसंद करने चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो चलो हम सोया बताते हैं और हमारे गौ माता दिखाते। केचुओं की भरमार और भरपूर लाइव वो अपना अगार निकाल रहा है, जो केचुए की खाद दिखा रहा है, जो वो उसकी खाद निकल रही है। देखिए, खाद के रूप में, जो किसान के लिए बहुत ही बढ़िया उसकी उपलब्धि है। लाइव देख सकते हो आप। अभी हमने खरपतवार निकाली, उसके मूल में से ये केचुआ बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। वो खाना भी खा रहा है और पीछे से देखिए देखिए, ये प्रकृति का नियम है और ये प्रकृति का अंश ही है, जो किसानों के लिए आशीर्वाद रूप है। तो इसलिए किसान अपनी फसल लेने के बाद अवशेष किसी भी प्रकार का ना जलाए और अपने मित्र का ध्यान रखे, जो दिन रात मेहनत करता है। थोड़ी देर में कितनी अगार निकाल दी उसने, जो उसके लिए बहुत ही किसान के लिए कारगर साबित होगी। ये हमारा सोया का फार्म है और आप देख सकते हो केचुओं की बच्चों की भरमार, क्योंकि उसकी वजह है वो गेहूं की पराली हमने ऐसे ही छोड़ दी थी। और जो गेहूं की पराली है वो खाद के रूप में खा के, आप देख सकते हो चींटियाँ भी काफ़ी है और अन्य प्रकार के कहीं जीव भी हैं। हमारी फसल को कोई भी नुकसानी न पहुंचाए तो उस जीव को कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति में मिलजुल के काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है वो हमें मालूम नहीं है और हम उसको नष्ट करने के लिए दवाई वगैरह छंटकाव करते हैं। छंटकाव करने की वजह से शायद वो जीव मरे या न मरे, हमारे मित्र कीटक है, मित्र जीवाणु है, वो तो 100% मर जाएंगे। क्योंकि हम दवाई छंटकाव जब करेंगे तो उसमें लिखा नहीं हुआ था कि ये जीवाणु ही सिर्फ मरेगा और वो जीवाणु नहीं मरेगा। तो उस हिसाब के साथ हम कहते हैं कि फसल में कीट वगैरह की दवा छंटकाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रकृति का कार्य करती है। वो अपने बैलेंस के हिसाब से बना के हर जीव को पैदा करती है। हर एक का एक समय, निर्धारित समय होता है, जो अलग अलग समय पे जो जीवित होती है और अपना कार्य समय पूर्ण हो जाता है तब वो चली जाती है, क्योंकि वो जीव के हिसाब से उनका समय रहेगा कि उनका कार्य क्या है। देखो, यहाँ से हमने खरपतवार निकाली तो केचुए दिखाई दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केचुए के बच्चे हैं। ये तो बड़े तो हो गए, क्योंकि खाना तो हमने ऑलरेडी रखा ही है, गेहूं की पराली छोड़ दी है और इसके ऊपर से हम जो खाद डालेंगे, गौचरण रज, गौ माता के चरणों की रज, यानी कि जो गोबर है उनके चरणों में घिस के जो एकदम बारीकी से हो जाएगी। देखिए, ये खरपतवार की मूल में भी
चिपके हुए हैं काफ़ी केचुए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए काफ़ी छोटे छोटे, यहाँ पे भी देखिए बहुत ही सारी भरमार पड़ी हुई है। ये बिना रुके, बिना सोचे समझे, बिना हमारे पास से कोई भी पगार लिए हुए ये अपने काम में लगे रहते हैं। हमसे सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी प्रजाति को नष्ट करने के लिए कोई दवाई वगैरह छिड़काव न कीजिए, और हमारा खाना जो है, आप जो फसल ले लेते हो उनके बाद का जो अवशेष है वो हमारा खाना है, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने में ज़्यादातर काम करता है। तो उस हिसाब से हमें ये सीखना चाहिए कि गेहूं की पराली हम इसलिए जलाते हैं कि हमें उनकी जो खेत में जुताई वगैरह का खर्च बढ़े नहीं, उसकी वजह से हम जला देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते उनकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा। हम सिर्फ अपना खर्च घटाने के चक्कर में हम कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। और आप देख ही रहे हो हमारे सोया का फार्म, हमने लगाने के बाद जिस दिन लगाया उसके दूसरे दिन ही बारिश शुरू हो गई थी। आज शायद 1 हफ्ता हो गया और एकदम से तंदुरुस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं। उसकी वजह है एकदम से ज़मीन जो है दब नहीं गई है, उसकी वजह है गेहूं की पराली और हमारे मित्र साथी केचुए जो दिन रात काम करते रहते हैं, उनके मूलों को जो हमारे उनके वृद्धि के विकास के लिए जो चाहिए वो खुराक पहुंचाने के लिए। तो हम इसी माध्यम के साथ आपको बताना चाहते हैं, जहर मुक्त खेती की तरफ अपना रुझान रखिए और गौ पालन कीजिए। गौ माता और किसानी दोनों साथ में लेके चलेंगे तभी किसान समृद्ध, आबाद और खुद की तरक्की कर पाएगा, नहींतर खुद बर्बाद होगा और खुद का सर्वनाश भी करेगा। तो चलो मूंगफली भी दिखाते हैं और गौ माता भी दिखाते हैं। अभी सारी गौ माता अंदर ले ली है, शाम का समय है और दूध दोने का समय है। और आप देख रहे हो मिस्री में काफ़ी झुकाव है और दिन प्रतिदिन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, अभी बढ़ रहा है। एकदम से शांत स्वभाव वाली गाय है हमारी। अब शायद 15 दिन के आसपास, 15 दिन से पहले या 15 दिन के आसपास बच्चा देने वाली है और हमारा रुद्र का पहला बच्चा आने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि हमारी मिस्री भी बहुत अच्छी गौ माता है और रुद्र भी बहुत ही अच्छी पेडिग्री से है। चलो अब दूध दोने का समय है, दो लेते हैं और अगले टॉपिक में बात करते हैं। और ये हमारी पायल है, 5 या 6 ब्याह चुकी है, देख सकते हो आप उसकी अडर फिटनेस। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अपनी गौ माता का फिटनेस कैसे बनाए रखें। तो आज हम उस दिशा में बात करेंगे। शायद किसी बड़े ब्रीडर ने बताया हो या ना बताया हो। तो चलो अब दूध दोने के बाद बात करते। दूध हमने दो लिया है और बच्चों को भी अंदर ले लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हरा चारा डालना है और पिछले शेड में डालना है, इसलिए अभी हम बात करके उस तरफ जाने देंगे और वो भी दिखाएंगे। हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे। फिटनेस के बारे में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर देसी गौवंश में या देसी गौवंश में खास करके गिर ब्रीड में सभी लोगों की अडर की जो है परेशानी रहती है और फरियाद रहती है।
तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी हमने दूध दो लिया है, इसका आर्डर एकदम से सूख गया है। अब किसी को भी लगेगा दूध दो लिया है और एकदम से चिपक गया। और इस गौ माता का भी देख लिए, इसमें हमसे गलती हो गई वो भी हम बताएंगे, क्योंकि बड़ा ब्रीडर और नामचीन ब्रीडर कोई अपनी गलती नहीं दिखाएगा, हम दिखा देंगे क्या हमारी गलती हुई थी। और ये देखिए ये शायद 7 बच्चा दे चुकी है, इनका आर्डर देखिए एकदम से चिपक गया है। तो हम बताना चाहते हैं, अब हमारी गलती हम पहले बताते हैं। ये दूसरे ब्यात में है और पहले ब्यात में ये हुआ था कि हमारी सारी गौ माता जो है गाभिन थी और साथ में ये भी थी, और दूध देने वाली कोई गाय नहीं थी, और ये खड़ी थी 3.5-4 लीटर पे, और 9वें महीने पे खड़ी थी, 10-15 दिन में बच्चा देने वाली थी। और दूसरी गौ माता का दूध हमने छोड़ दिया था पहले से, तो हमने सोचा कि सभी साथ में है तो इसके नेक्स्ट लैक्टेशन में दूध कम आएगा, तो चलो कोई बात नहीं, इसको लास्ट तक दोते हैं और दूध निकालते हैं। उसकी वजह से गलती ये हुई कि सुबह हमने इसका मिल्किंग किया और शाम को 8 बजे बच्चा दिया, और 5 बजे हमने मिल्किंग नहीं किया, क्योंकि हमें शायद ऐसा लगा कि आज शाम को तो ये पक्का बच्चा देने वाली ही है। तो हुआ यूँ, इसका आर्डर है जो एक साइड से जो उस तरफ बैठ गया है और एक साइड हो गया, ऐसा लग रहा है। दूध जब होगा ना तब दिखाई देगा। अब सिकुड़ तो गया है, दूध दो लिया, और ये भी 4 महीने की गाभिन है और अभी 4.5-5 लीटर पे दूध पे खड़ी है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अडर बिगड़ने की जो बात है, अब उस टॉपिक पे बात करते हैं। देसी गौवंश में, गिर नस्ल में जो अडर बिगड़ने की समस्या है, कम से कम 2 से 2.5 महीना उस गौ माता को ड्राई रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। दूध पे खड़ी है तो कई गौपालक कहते हैं कि दूध छोड़ती नहीं है, दूध पे खड़ी रहती है, 3 लीटर 4 लीटर 5-5 लीटर पे खड़ी रहती है, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। तो उसको छोड़ना कैसा है वो बताता हूँ। आप जो फीड खिला रहे हैं वो फीड की मात्रा कम कर दीजिए। आप जो चारा डाल रहे हैं चारा की मात्रा कम कर दीजिए। 1 हफ्ता आप चारा कम कर दोगे तो गौ माता मर नहीं जाएगी, लेकिन पिछली पीढ़ी, पिछला जो समय बिगड़ेगा उसकी वजह से वो दर दर भटकने से मर जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, ये गौ माता है अभी एकदम से देख रहे हो दुबली हो रही है। अब ये भी 4 महीने पे गाभिन पे है और ये भी 4.5-5 किलो दूध पे खड़ी है। और हम इसको 2.5 महीना या 3 महीना इसका मिल्क करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। क्योंकि छोड़ने का मतलब ये है क्योंकि ये एकदम से रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएगी। देखिए ये हमारी मिस्री अभी रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिख रही है। अब ये बच्चा दे देगी, उसके 1.5 से 2 महीने के बाद का वीडियो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये दुबली क्यों हो रही, क्योंकि ये दूध देने लगेगी तो इसके जो शरीर की तंदुरुस्ती उसमें कहीं से निचोड़ होने लगेगा और तंदुरुस्त नहीं। और हम कंटिन्यू मिल्किंग करते रहेंगे तो वो शायद गौ माता एकदम से तंदुरुस्त नहीं होगी, और तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो उसमें बीमारियां भी बढ़ेगी। और हम छोड़ देंगे तो उसका अडर एकदम के सिकुड़ के अडर सिकुड़ जाएगा, उसका जो थन है वो भी एकदम से सिकुड़ जाएगा। तो उसकी वजह क्या रहेगी, उसका जो अडर लंबा हो जाता है। कई गौ माता का हमने देखा है कि अडर एकदम से लंबा हो गया, तो वो लंबा नहीं होगा, और जो बिगड़ने की समस्या, उसका पैर उसके थनों में लग जाता है, वो भी समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि वो समस्या इसलिए नहीं रहेगी, जब वो दूध पे खड़ी रहेगी हम दूध निकाल लेंगे तो उसका अडर सिकोड़ने की उसमें क्षमता रहेगी। तो इस हिसाब से चलिए, पहले लैक्टेशन से अपनी बच्ची हो तो उसको आदत डालिए। कहीं से हम गौ माता ले रहे, फिटनेस वाली गौ माता है, और उसको भी इसी तरह से आदत डालिए। क्योंकि देसी गौवंश में ज़्यादातर 6.5 महीने 6 महीने के बाद में वापस दूध पे मोड़ जाती है और वापस दूध पे बढ़ती जाती है। कहीं गौ माता में आपने देखा होगा फीड चाना, दारा चाना, पानी सब सही रहता है, तो वो 6 महीने के बाद 6 महीने में वो 4 लीटर 4 किलो 5 किलो या 5.5 किलो दूध पे खड़ी होगी तो बढ़ती जाएगी, 5.5 करेगी, 5.25 करेगी, 6 करेगी। लेकिन हमें उसको दूध पे बढ़ने नहीं देना है, दाना कम कर देना है, चारा कम कर देना है,
और 7 महीने पे उसको दूध से हटा ही देना है। 7वें महीने 7 सवा 7 महीने या 7.5 महीने पे उसको ड्राई पीरियड के लिए छोड़ना है। 2 महीने वो फ्री रहेगी तो एकदम से तंदुरुस्त रहेगी, खुद तंदुरुस्त होगी तो उसका बच्चा भी तंदुरुस्त आएगा, थोड़ी बहुत उसकी बॉडी भी बनेगी और उसमें जो वीकनेस बच्चा देने के बाद जो वीकनेस रहती है वो वीकनेस भी नहीं रहेगी। तो आज तक किसी ने बताया हो न बताया हो तो मेरे को मालूम नहीं, मैं खुद के अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप मेरे अनुभव के हिसाब से आप क्या लग रहा है कमेंट कीजिए। और आपको देसी गौवंश में रुझान है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। देसी गौवंश और कृषि दोनों साथ में लेके चलेंगे तो कृषि भी आबाद रहेगी और देसी गौवंश भी बढ़ेगा और सही तरीके से वो बच भी पाएगा। और हमारा चारा है वो भी उसको रासायनिक खाद के बिना का उसके बिना पकवे हुए चारा उसको मिलेगा तो वो भी तंदुरुस्त रहेगी, वो दूध देगी, जो उसका द्रव्य देगी वो भी तंदुरुस्त रहेगी। वो जो उसके गोबर में जो सूक्ष्म जीव है हम देख नहीं पाते वो भी तंदुरुस्त हो गए हमारी किसानी के लिए, क्योंकि ये किसानी प्राकृतिक किसानी और देसी गौवंश एक दूसरे के पहलू ही है। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे।